नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरे जो विषय होते हैं वो कला और संस्कृति को लेकर ही होते हैं। तो इसलिए आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा पोथी चित्रण। पोथी चित्रण में भी हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक है पाल शैली और दूसरा है जैन शैली। इसलिए हम जैन शैली का जो विषय है आज उस पर बात करेंगे। 10वीं शताब्दी से पहले भारतीय चित्रकला का जो स्वरूप था वो भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल के रूप में हमें मिलता है। अधिकतर जो चित्र हैं वो बौद्ध कला या कुछ चित्र हैं वो जैन धर्म की से भी संबंध रखते हैं। अजंता, अलोरा, बाग, सितनवासल इस प्रकार की गुफाएं हैं या इनके हम उदाहरण के तौर पर इनको ले सकते हैं। इस समय पर 4 शैलियाँ हैं वो मुख्य रही हैं: पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश और गुजरात शैली। और इन चारों में इतनी समानता है कि इन्हें अलग अलग करना या अलग नाम देना काफ़ी कठिन कार्य रहा है। पाल शैली के बारे में जो इतिहासकार हैं तिब्बत के लामा तारानाथ, उन्होंने लिखा है कि 7वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में एक शैली का विस्तार हो रहा था जिसका केंद्र बंगाल था और राजा धर्मपाल और देवपाल ने इसे संरक्षण दे रखा था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के चित्र बनाए गए हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि इसी के समानांतर पश्चिम में भी एक शैली का विकास हो रहा था, लेकिन चित्रों का विषय है वो जैन धर्म से संबंधित था। गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली या फिर जैन शैली, ये चारों शैलियाँ हैं वो अलग अलग हैं या एक ही शैली का बदलता हुआ स्वरूप है। इस विषय को लेकर विद्वानों में हमेशा से ही मतभेद रहा है और हर विद्वान ने अपने अपने विचार इनको लेकर रखे हैं। जैन चित्रकला की जो पांडुलिपियां हैं उनको लेकर सबसे पहले 1913 ईस्वी में डब्ल्यू हटमैन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया था और 1914 में नाहर एंड घोष द्वारा जैन एपिटोम ऑफ जैनिज्म प्रकाशित किया गया और इसमें बताया गया था कि जो जैन कला की जो पांडुलिपियां हैं वो भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं या उनका एक अपना अलग स्वरूप है या एक अलग शैली के रूप में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। 1924 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने द कैटलॉग ऑफ द इंडियन कलेक्शन इन द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के तहत एक सचित्र प्रति जो थी कल्पसूत्र की, जो कि बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित रखी थी, उसका परिचय लोगों को दिया और इसके गुजरात शैली के होने के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन इसके बाद जब बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती और रति रहस्य जैसे सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जिनका गुजरात से कोई लेना देना नहीं था, तो आनंद कुमार स्वामी जी ने इसको एक नया नाम दिया जिसे पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया। इसी समय पर नानालाल चमनलाल मेहता को बसंत विलास की एक सचित्र प्रति प्राप्त हुई जिसमें गुजराती काव्य का मिश्रित रूप था, तो उन्होंने रूपम पत्रिका में इसे गुजराती शैली का नाम दिया और इन चित्रों का मुख्य विषय जैन धर्म ही था, इसलिए इसे जैन शैली का नाम भी दिया गया। यह नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि यह चित्र जैन जो साधु थे उनके द्वारा निर्मित किए गए थे। जब बाद में इस प्रकार के चित्र मारवाड़, अहमदाबाद, बंगाल, पंजाब, यहाँ तक कि नेपाल और बर्मा आदि में भी प्राप्त हुए, तो पश्चिमी भारतीय शैली का जो नामकरण था उसकी धारणा कमजोर पड़ गई। पश्चिमी भारत में जिस चित्र शैली का उदय 11वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा, अनेक विद्वानों ने इस शैली को गुज्जर शैली के नाम से भी जाना है। यह चित्र या तो ग्रंथ या फिर फुटकर चित्र थे। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुए और इसमें गीत गोविंद के चित्रों का विशेष महत्व है। गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का कृष्ण काव्य विषयक ग्रंथ है। इसकी रचना जयदेव ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के समय 11वीं शताब्दी में की थी। इसमें हम गुजरात शैली की बात करें तो इसका विकास 16वीं शताब्दी तक होता रहा और इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। गुजरात शैली के जो चित्र हैं उन पर अजंता, बाग, अलोरा के चित्रों की परंपरा दिखाई देती है। प्राचीन भित्ति चित्रों और मुगल काल के बीच की जो परंपरा है उसमें जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसका पता इनसे ही चलता है। गुजरात शैली के चित्रों ने राजपूत शैली को जन्म दिया और राजपूत जो शैली है उसमें पर्वत है, नदी, सागर, पृथ्वी, आग, बादल या पेड़ आदि के जो चित्र हमें दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात शैली का प्रभाव ही उस पर दिखता है। इसके अलावा अकबर के काल में भी जो अकबर की शाही चित्रशाला थी उसमें गुजरात के करीब 7 चित्रकार थे, जिनमें से केशव है, माघव है और जो भीम है वो प्रमुख थे, जिनकी अपनी विशेष पद्धति थी और उनकी ख्याति भी थी। तो मुगलकालीन जो कला है उस पर भी कहीं ना कहीं जो गुजरात शैली है उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद जो हमारी अगली शैली है वो है अपभ्रंश शैली।
पहले हम जान लेते हैं कि अपभ्रंश शैली से क्यों कहा गया। गुजरात शैली का सबसे बड़ा जो हमें चित्रों का संग्रह प्राप्त हुआ था वो हुआ था जैन चित्रों का। इसके अलावा यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र भी मिले। तो जो चित्र मिले थे वो गुजरात के अलावा भी अन्य स्थानों से मिले। तो अब इन चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जाए यह निश्चित नहीं हो पाया था। आरंभ में जैन शैली कहा गया क्योंकि जैन धर्म के चित्र मिले थे। बाद में यहाँ पर अन्य धर्मों के चित्र भी मिले तो इसे पश्चिमी या गुजराती शैली नाम दिया गया। लेकिन जब गुजरात के बाहर भी इस प्रकार के चित्र मिलने लगे तो राय कृष्ण दास जी ने इसे अपभ्रंश शैली का नाम दिया और उन्होंने इसके संबंध में कहा कि यह जो चित्र है वो मूल चित्र नहीं है बल्कि मूल चित्रों की नकल की गई है और जो नकल है वो भी एक बिगड़ा हुआ रूप है और इसलिए उन्होंने इसे अपभ्रंश शैली का नाम दिया क्योंकि बिगड़े हुए स्वरूप की जो संज्ञा है वो इस शब्द के द्वारा बहुत अच्छे से दी जा सकती है। इस शैली के चित्रों के हमें 3 रूप प्राप्त होते हैं। पहला है पोथियों पर ताड़पत्र, जिसमें 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय है वो रखा गया है। दूसरा है कपड़े पर, इसमें 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का समय रखा गया है। और तीसरा है वो है कागज़ पर। इस 16वीं शती के बाद के जितने भी चित्र हैं वो कागज़ पर प्राप्त होते हैं। इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे जो प्राचीन हस्तलिखित जो सचित्र पांडुलिपि है वो 1366 ईस्वी की कालकाचार्य कथा निश्चित मानी गई है। अपभ्रंश शैली के चित्रों में वसंत विलास, गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती और रति रहस्य का पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसमें अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्र कल्पसूत्र या कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण करवाया। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से मिला था। इसका काल 1495 ईस्वी से माना गया है और यह जो ग्रंथ है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का जौनपुर है वो प्रधान केंद्र रहा है। अपभ्रंश शैली का जो एक रूप है वो हमें अलोरा के चित्रों में देखने को मिलता है और दूसरा दक्षिणी शैली के केंद्र विजयनगर में भी इस प्रकार के चित्र हैं वो पाए गए हैं। डॉक्टर मोतीचंद्र ने अपभ्रंश चित्रों की रचना नुजूम अल उलूम की चित्रावली से की है। अपभ्रंश शैली की विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने खाली जगह में से नाक निकाली है, परवल के आकार की आंखें बनाई हैं, स्त्रियों की आंखों में जो कान तक जाती हुई काजल की रेखा है उसको दिखाया है, नुकीली नाक बनाई है, दोहरी ठुड्डी बनाई है, मुड़े हुए हाथ और ऐंठी हुई उंगलियां बनाई हैं, अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ वक्षस्थल बनाया है, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया है, लिखाई है या जो उन्होंने लेख लिखा है वो काफ़ी कमज़ोर लिखाई है। प्राकृतिक दृश्यों की कमी इनके चित्रों में दिखाई देती है। एक ही धरातल पर अनेक दृश्यों का चित्रण इन्होंने किया है। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक हाथियों का अलंकरण किया है। चटकदार रंग और सोने का अत्यधिक प्रयोग इस शैली में दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैन शैली की। ताड़पत्र पर रचित कल्पसूत्र व कल्काचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकरों और महात्माओं के दृष्टांत चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। जैन चित्रकला का जो महत्वपूर्ण चित्राकृति है बसंत विलास, एक 1507 ईस्वी में लिखित वॉशिंगटन की फेयर आर्ट गैलरी में आज सुरक्षित है। यह कपड़े पर रचित है। यह जैन शैली की मानी गई है। जैन शैली में आंखें सुंदर बनाई गई हैं। ताड़पत्रों पर अंकित चित्र प्राय पीले रंग के बनाए गए हैं। स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है। कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि है वो लाल रंग की है। वस्त्रों में डिज़ाइन के लिए छोटे छोटे धब्बे उन पर बना दिए गए हैं। जैन शैली की रेखाएं बारीक हैं, सूक्ष्म हैं, सार्थक हैं, किंतु कागज के प्रचार के कारण रेखाओं का भाव है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। जैन चित्रकला में जैन चित्रों के बाहर जो लकड़ियों की दफ्तियां बंधी होती थी या फटियां जो लगाई जाती थी उन पर भी सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। इन लोगों ने अत्यंत धन कला पर खर्च किया। सोने और चांदी की स्याही से बहुमूल्य चित्रों का निर्माण किया है। प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुत सुंदर चित्रण इसमें दिखाई देता है। बेलबूटों का अंकन भी अद्भुत है। अकबर के काल में भी सालिवाहन नामक जैन चित्रकार ने 2 चित्रों का चित्रण किया है। एक है आगरा का विज्ञप्ति पत्र और दूसरा है भाषाली भद्र चौपाई।
जैन कला में प्रतीकों का अंकन भी किया गया है। जैसे बौद्ध कला में जातक कथाओं के चित्र हैं, उसी प्रकार जैन चित्रकला में भी इस प्रकार के जो चित्र हैं वो दिखाई देते हैं। इनमें पुष्पमाला, सूर्य, चंद्र, ध्वजा, कलश, सरोवर, सरिता, अग्नि आदि अनेक चित्र हैं जो चित्रित किए गए हैं। जैन कला में अष्टमंगल दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। जैन चित्रकला में प्रमुख रूप से 4 तीर्थंकरों का अंकन है वो हुआ है। इनमें महावीर हैं जिनको पीला रंग देकर दर्शाया गया है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है केसरी सिंह। दूसरे जो पार्श्वनाथ जी हैं उनका नीला रंग उन्हें दिया गया है और सर्प है वो उनका प्रतीक चिन्ह है। नेमिनाथ काला रंग और शंख उनका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा ऋषभनाथ हैं जिनका रंग है वो स्वर्णिम रंग है और वृष है वो उनका प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। जैन तीर्थंकरों के आसन भाग में अर्धचंद्राकार वस्तु अंकित की जाती है जिसे सिद्ध शिला कहा गया है। अगर विशेषताओं की बात करें तो जैन चित्रों में नारी चित्रण बहुत सीमित रूप से हुआ है। यक्षिणियों के चित्र भी इसमें बहुत सौम्य बनाए गए हैं। नारी चित्रों में तीर्थंकरों के पीछे जो देवियां बनाई गई हैं उनमें ही नारी चित्रण अधिकतर देखा जा सकता है, जिसमें देवी अंबिका है, पद्मावती है, सरस्वती है, चक्रेश्वरी है या फिर 16 विद्या की देवियां इनमें प्रमुख हैं। इन चित्रों में अलहड़ता है, वस्त्र सज्जा है और हस्त मुद्राएं हैं वो काफ़ी सुंदर बनाई गई हैं। अगर रंग सज्जा और आकार की बात करें तो पृष्ठभूमि में जो अधिकतर रंग है वो आपको लाल दिखाई देगा। पीला है, श्वेत है और नीला रंग है, ये भी दिखाई देता है। इन चित्रकारों ने धोतियों का बड़ा सुंदर अंकन किया है। आरंभिक चित्रों में जो साधुओं के वस्त्र बनाए गए हैं वो मोती जैसे सफ़ेद बनाए गए हैं या फिर सुनहरे रंग के बनाए गए हैं। उसके बाद में जब ईरानी प्रभाव आ जाता है तो वस्त्रों का जो स्वरूप था वो थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर अब सोने के रंग का प्रभाव दिखाई देता है, बेल बूटों की पच्चीकारी दिखाई देती है और मुकुट की जगह पाग का जो प्रचलन है वो हो गया था। वस्त्रों में धोती, दुपट्टा और कमरबंद पुरुषों के वस्त्र में प्रमुख रूप से शामिल हो गया था और जो स्त्रियां थी उनके लिए चोली है, चूनर है, रंगीन धोती और कमरबंद बनाया जाने लगा था। इसके अलावा इन चित्रों में आभूषणों में मुकुटों और मालाओं की प्रधानता रही है। कानों में कुंडल और बाहों में बाजूबंद, सभी चित्र रत्नमालाओं से अलंकृत हैं। ये मालाएं अनेक प्रकार की बनाई गई हैं जो गले से लेकर पैरों तक सारी आकृतियों को घेरे हुए हैं। जैन शैली में जो चेहरे बनाए गए हैं उसमें 1 चश्म, 1.5 चश्म और 2 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। 1 चश्म या 1.5 चश्म चेहरे वाले चित्रों में ठोड़ी को सेब की तरह बाहर की ओर दिखाया गया है और जो 2 चश्म के चेहरे हैं या जो सम्मुख भाग है वो जैन मुनियों के बनाए गए हैं। इसमें जैन मुनि खड़े हुए हैं या फिर बैठे हुए भी हैं। इसमें जो ठोड़ी बनाई गई है वो त्रिशूल की भांति 3 रेखाओं से बनाई गई है। नासिका भाल की नोक की तरह अंकित की गई है। आँखें वो जो बोहें हैं, जो आईब्रो हैं वो समान रूप से बनाई गई हैं। 1 चश्म और 1.5 चश्म चेहरों में नासिका को यानी कि नाक को तोते की चोंच की तरह नुकीला बनाया गया है। अनुपात में वो अधिक लंबी हो गई है। आंखें जो बनाई हुई हैं वो उठी हुई बनाई गई हैं और बाहर की ओर थोड़ी सी उभरी हुई बनाई गई हैं। आंखों की लंबाई कानों को छूती हुई बनाई गई है। जैन कला में लोक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जैन शैली है वो इस शैली का सबसे श्रेष्ठ रूप है और जब धीरे धीरे इसका जो इसकी मांग बढ़ने लगी, चित्रों की मांग बढ़ने लगी तो इसका बाजारीकरण हो गया था। और जिस चीज़ की मांग बढ़ जाती है तो कई बार क्या होता है कि कुशल जो कारीगर होते हैं उसके अलावा भी जो लोग हैं वो उस वस्तु का निर्माण करना आरंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो जैन शैली के जो चित्र थे, जो श्रेष्ठ कारीगर थे, उसके अलावा भी किसी ने भी इस प्रकार के चित्र बनाना आरंभ कर दिया, यानी कि उसकी नकल करना आरंभ कर दिया। और जो नकल जब उन्होंने आरंभ की तो वो रूप था वो बिगड़ता चला गया और जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे हम अपभ्रंश शैली का नाम देते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का विषय है वो यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि जैन शैली या ब्रज शैली, गुजराती शैली या पश्चिमी शैली, इसको समझने में आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी। धन्यवाद।